नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर के, उनकी सक्रियता को लेकर के। वो लगातार लोकसभा चुनाव से पहले, तकरीबन साल भर पहले, वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते हैं, कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसके बाद चुनाव से ठीक पहले एक दूसरी यात्रा शुरू होती है, मणिपुर से लेकर के मुंबई तक, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इन दोनों ही यात्राओं का राहुल गांधी की जो इमेज थी उसको बदलने में काफी मददगार हुई। न केवल राहुल गांधी की इमेज बदली, उनकी छवि बदली, बल्कि शुरुआती दौर में जो इंडिया गठबंधन को लेकर के आम चर्चाएं हो रही थीं, ये चलेगा नहीं चलेगा, कौन होगा इसका नेता, इसका मुखिया कौन होगा। हालांकि मुखिया के तौर पर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव पर मल्लिकार्जुन खड़गे को समन्वय का काम जरूर सौंपा गया। बाद में वो इस इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर उभरे और उन्होंने लगातार इस पर काम किया। और पूरे चुनाव के दौरान आप लोगों ने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला करके, या ये कहें कि इन दोनों लोगों की जोड़ी ने मिल करके इंडिया गठबंधन को न केवल जिंदा किया, बल्कि उसे आक्रामक तेवर भी दिया। नतीजा ये रहा कि इंडिया गठबंधन 234 सीट तक पहुंच गई, कांग्रेस 99 सीट तक पहुंच गई। वहीं बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही थी, वो बहुमत के लिए आवश्यक 272 सीट भी नहीं पा सकी। सहयोगी दलों के सहयोग से गठबंधन की सरकार नरेंद्र मोदी जरूर चला रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इन दो यात्राओं के बाद और पूरे लगभग 2.5-3 महीने तक चले इस लोकसभा चुनाव के दौरान जिस आक्रामक तेवर के साथ वो नजर आए, उन्होंने जो मुद्दे उठाए, चाहे वो जाति जनगणना का हो, चाहे वो युवाओं की बेरोजगारी का हो, जहां महंगाई का हो जिससे कि गृहिणियां ज्यादा परेशान हैं, या आम जन से जुड़ा हुआ हर मुद्दा, और निशाने पर कारपोरेट। एक तरह से अब ये चर्चा शुरू हो गई है, खास तौर पर 2 दिन पहले, थोड़ा सा उसके बारे में और पीछे जाते हैं कि राहुल गांधी लगातार कारपोरेट पर निशाना साध रहे हैं, तो उसमें 2 लोगों का नाम जरूर लेते हैं, अडानी और अंबानी। आप सबको भी ये ज्ञात होगा कि राहुल गांधी के इस हमले के चलते ही चुनाव के दौरान एक बार ही सही
नरेंद्र मोदी ने भी अडानी और अंबानी के ऊपर हमला बोला था, उनका नाम लिया था, हमला नहीं बोला था, उनका नाम लिया था, और यहां तक कह दिया था कि अब कांग्रेस को बोरों में रुपए भर करके टेम्पो में लाद करके कांग्रेस के दरवाजे तक पहुंचाया जा रहा है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात को राहुल गांधी ने तत्काल लपक लिया और उन्होंने जवाब दिया कि अगर अडानी अंबानी कांग्रेस को बोरों में पैसे रुपए भर करके टेम्पो में लाद करके भिजवा रहे हैं और इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को है, तो तत्काल ईडी और सीबीआई का छापा उनके ऊपर डलवा देना चाहिए, उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, उनको जेल में भेज देना चाहिए। माने इस बार के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इन सब की बिछाई हुई पिच पर न आकर के राहुल गांधी और पूरा इंडिया गठबंधन अगर कहें कि उन्हें अपने पिच पर बार बार आमंत्रित करके और अपनी फिरकी में फंसाता रहा है, अपनी गुगली में फंसाता रहा है, अपनी तेज गेंदबाजी से उन्हें यॉर्क करता रहा है, अपनी बाउंसर से उनको टहलाता रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। ये तो चुनाव की बातें रहीं। चुनाव के बाद जिस तरह से सदन के अंदर 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के अंदर राहुल गांधी ने जिस अंदाज में अपने 90 मिनट के भाषण में 10 साल की मोदी सरकार की खामियों को, उनकी नीतियों को निशाने पर लिया और सीधे सीधे, और कोई नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। इस दौरान हिंदू वाला वाकया भी आया, हिंदू और हिंदुत्व का, जिसको उन्होंने भगवान शंकर की तस्वीर के साथ उनके गले में फंसे लपटे हुए भुजंग के जमीन में गाड़े हुए बाईं तरफ उनके त्रिशूल को रेखांकित करते हुए और उनका हाथ जो अभय मुद्रा में है उसको लेते हुए गुरु नानक देव का जिक्र करते हुए, महावीर बुद्ध का जिक्र करते हुए जो उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर और नरेंद्र मोदी पर हिंदुत्व को लेकर के हमला बोला, उसे भी काउंटर करने की कोशिश तत्काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसका नतीजा रहा कि गुजरात में बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के कांग्रेस दफ्तर पर हमला बोला। बनारस में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के घर पर हमला बोला गया। यहां यह भी बता दें कि उसी सदन के अंदर राहुल गांधी ने सीधे सीधे अटैक करते हुए कहा कि अब की बार हम गुजरात में भी आपको हराएंगे। कांग्रेस इंडिया गठबंधन मिलकर के गुजरात में बीजेपी को हरा देगी। फिर वो गुजरात भी जाते हैं और गुजरात में जाकर के अपने कार्यकर्ताओं को, जो अक्सर राहुल गांधी उन्हें बब्बर शेर के नाम से पुकारते हैं, टाइगर के नाम से पुकारते हैं, उनमें जोश भरने की कोशिश करते हैं और उन्हें उस चुनौती के बारे में बताते हैं कि बीजेपी के लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने जिस तरह से हमारे कार्यालय में घुस करके, तोड़ फोड़ करके, जो हमला करके जो चोट पहुंचाई है, जो तोड़ा है,
उसका बदला गुजरात में उन्हें तोड़ करके, उन्हें हरा करके और कांग्रेस की सत्ता, इंडिया गठबंधन की सत्ता काबिज करके ही पूरा किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर वो अयोध्या का भी जिक्र करते हैं। इतना ही नहीं, जिस दिन लोकसभा में प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, उस दौरान जो हाथरस में घटना हुई भगदड़ की, सत्संग के मामले, भोला बाबू के सत्संग में जिस तरह से भगदड़ हुई और वहाँ 121 लोगों की जान चली गई, जिस पर अभी तक सोशल मीडिया, जिस पर कि सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं प्रधानमंत्री, आज तक कोई एक टिप्पणी भी नहीं आई, कोई शोक संवेदना भी नहीं आई। लेकिन राहुल गांधी तत्काल अलीगढ़ और हाथरस पहुंच जाते हैं, पीड़ित परिवारों से मिलते हैं, उन्हें ढांढस बंधाते हैं, उनके लिए उनके संकट को दूर करने की बात सोचते हैं, प्रशासनिक खामियों का उल्लेख करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दिल खोल करके मदद करने की बात करते हैं और अब तो उन्होंने बाकायदे मुख्यमंत्री के नाम पत्र भी भेज दिया है कि ये गरीब पीड़ित परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा राशि, सहायता राशि दी जानी चाहिए ताकि उनका संकट दूर हो और उसमें भी कोई विलंब नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी अब सोमवार को एक बार फिर से मणिपुर के दौरे पर हैं। उस मणिपुर के दौरे पर जहां प्रधानमंत्री आज तक नहीं गए, उस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं की। हाँ, राज्यसभा में अब की बार उन्होंने थोड़ा बहुत मणिपुर पर बोलने की कोशिश की और उसमें भी बताया सिर्फ इतना ही, पुलिस आंकड़ों को कि कितनों को गिरफ्तार किया गया है, क्या किया गया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। राहुल गांधी इन सभी जगहों पर दलितों के साथ, पीड़ितों के साथ, कमजोर तबके के साथ हर कदम दर कदम उनके साथ अपने आप को जोड़ते चले जा रहे हैं, एक नया नैरेटिव खड़ा करते चले जा रहे हैं पूरे देश में। वो राजमिस्त्री के साथ मिलते हैं, जाकर के उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनके साथ काम, सीमेंट बालू का मसाला भी बनाते हैं, ईंटों की जुड़ाई भी करते हैं और एक एक चीज उनसे समझते हैं। इस देश में लगातार रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो लोको पायलट से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। आप सबको पता होगा कि चुनाव के दौरान ही रेलवे भर्ती का मुद्दा भी उठा था बिहार का। रेलवे में लोको पायलट्स की इतनी कमी है कि उन्हें छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, लगातार लोको पायलट्स काम कर रहे हैं, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो। खास तौर पर ये जो गर्मी बीती है उसमें आम जनमानस जो पंखों के नीचे, कूलर के सामने या एसी में बैठ करके भी अपनी उस गर्मी से राहत नहीं पा रहा था, वहाँ पर ये लोको पायलट 47, 48, 50, 55 डिग्री टेम्परेचर पर काम कर रहे थे दिन रात। उनसे मिले राहुल गांधी। इन सब से मिलने के दौरान पिछले करीब 5-7 साल से जिस तरह से वो अडानी और अंबानी को निशाने पर लिए हुए हैं, चुनाव के दौरान उन्होंने पब्लिक मीटिंग में भी
लोगों से मुखातिब होते हुए कहा कि हमारी आपकी बात, गरीबों की बात, किसानों की बात, युवाओं की बात, बेरोजगारों की बात, महिलाओं की बात भले टीवी पर न दिखाई जाए, लेकिन वहाँ पर अंबानी के बेटे की शादी जरूर दिखाई जाती है। वही अंबानी, मुकेश अंबानी, जब राहुल गांधी को अपने बेटे की शादी का निमंत्रण देने के लिए पहुंचते हैं उनके घर 10 जनपथ, तो राहुल गांधी उनके आने से 20-25 मिनट पूर्व ही 10 जनपथ से 25 किलोमीटर दूर निकल जाते हैं और राजगीर मिस्त्रियों के साथ जमीन पर बैठ करके उनसे बातें करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। मैंने एक इससे पहले जो मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जब राहुल गांधी विदेशी दौरे पर थे तब अडानी भी उनसे मिलना चाहते थे और इसकी पूरी बिसात बिछाई जा चुकी थी, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी को इस बात का पता चलता है, उस मध्यस्थ को के ऊपर वो बिफर जाते हैं। तो आखिर वजह क्या हो सकती है? अडानी और अंबानी से इतनी दूरी बनाने की वजह क्या हो सकती है? कमजोर तबका, मजदूर तबका, पीड़ित, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इन सब के साथ जुड़ाव और पूंजीपतियों से दूरी। अब तक की राजनीति में हिंदुस्तान की ऐसा कोई नहीं हुआ जो कारपोरेट्स को, पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को हाशिए पर डाल करके अपनी राजनीति करता रहा हो। ये हिंदुस्तान की राजनीति या कांग्रेस की राजनीति कभी नहीं रही। लेकिन उस चीज को राहुल गांधी ने खड़ा करने की कोशिश की है, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो विद्यार्थियों के साथ भी जुटते हैं जो पेपर लीक से परेशान हैं। वो उन 24 लाख विद्यार्थियों के साथ भी खड़े हैं जो नीट के बाद से, नीट धांधली के बाद से उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। नीट की चर्चा की तो बता दें कि इस बीच में एनटीए और केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने जो शनिवार 6 जुलाई से काउंसलिंग की, पूर्व में जो शेड्यूल था उसके अनुसार जो 6 तारीख को से काउंसलिंग शुरू होनी थी, उसको स्थगित कर दिया। हालांकि मंत्रालय की तरफ से जो सूचना आई उसमें ये कहा गया कि काउंसलिंग की डेट निर्धारित नहीं थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट में 8 तारीख को जो सुनवाई होनी है, सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उस पर, उसके अनुसार काम होगा। एक तरफ बड़ी तादाद में लोग, बच्चे और उनके अभिभावक इस परीक्षा को रद्द करके नई परीक्षा कराने की भी बात कर रहे हैं। वहीं सरकार की तरफ से, एनटीए की तरफ से ये कोर्ट में हलफनामा दिया गया है कि इससे मेधावी छात्रों का, विद्यार्थियों का नुकसान होगा, उनका साल बर्बाद होगा। अब इस पर कोर्ट क्या फैसला लेता है, ये कल सुनवाई होनी है, उस पर चर्चा होगी, उस पर एक अलग से हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन हमने इस बात को यहाँ पर जोड़ा सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी उन सारे लोगों से मिल रहे हैं, उन सभी के मुद्दों को उठा रहे हैं जिनसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी, एनडीए गवर्नमेंट इनसे हमेशा दूरी बना करके रखती है। तो क्या ये भी समझा जा सकता है कि राहुल गांधी की ये जो चाल है, एक बड़ी लकीर खींचने की,
बुर्जुआ और सर्वहारा के बीच में। ये एक ऐसी लकीर जिसमें वो ये साबित करना चाहते हो कि कारपोरेट के बिना भी इस भारत भूमि पर राजनीति की जा सकती है, बड़ी राजनीति की जा सकती है, सत्ता भी हासिल किया जा सकता है और सत्ता में बैठे दल को वहां से उखाड़ फेंकने का भी काम किया जा सकता है। ये नैरेटिव बहुत बड़ा है। ये चीज धीरे धीरे सही अगर आम पब्लिक के दिमाग में बैठ गई, ये जो नेता है इसे कारपोरेट को लाभ नहीं पहुंचने वाला है, ये लाभ हमको होगा। हालांकि राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि उन्हें कारपोरेट से कोई नफरत नहीं है, उनसे कोई नुकसान नहीं है, हानि नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट पूंजीपति, उद्योगपति, वो भी बड़े, उनकी ही चले ये नहीं होगा। वो छोटे उद्यमियों की बात करते हैं, वो मझोले उद्यमियों की बात करते हैं, छोटे मझोले व्यापारियों की बात करते हैं, वो किसानों की बात करते हैं और इन बड़े नेक्सस को, बड़े पूंजीपतियों के नेक्सस को इसलिए भी नकारना चाहते हैं कि उनके अनुसार आम जनता की जेब से जो पैसा निकल रहा है, वहां से पैसा निकाल करके इनके तक पहुंचाया जा रहा है, ये सही नहीं। 90% जनता कराहती रहे और चंद लोग ऐश करें। देश में मंदी हो तो 90%, 95% जनता उससे पिसे और 2-4% लोग दिन ब दिन दूना रात चौगुना अपनी कमाई बढ़ाते जाएं, अपना रुतबा बढ़ाते जाएं, अपना कद बढ़ाते जाएं। ये नहीं चलेगा। और उधर राहुल गांधी के इस नए स्वरूप को लेकर के, नए रूप को लेकर के, उनकी नई ऊर्जा को लेकर के, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको लेकर के अब वो लालायित है कि किसी तरह से इनसे एक मुलाकात हो जाए, बात हो जाए, लेकिन लगातार राहुल गांधी उससे बच रहे हैं, दूर जा रहे हैं। राहुल गांधी की सक्रियता को लेकर के काफी सवाल उठने लगे हैं। सवाल सत्ता पक्ष को लेकर के भी है। सवाल ये भी है कि वो जिस तरह से इस आम चुनाव के बाद से जितने ज्यादा सक्रिय हैं, जितना ज्यादा भागदौड़ कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार फिर से देश मध्यावधि चुनाव की ओर जा रहा है? क्या इसके लिए सत्ता पक्ष या विपक्ष के सांसद तैयार हैं? अगर ऐसा नहीं है तो क्या राहुल गांधी गुजरात के बहाने बिहार, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, इन राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उनको वहां के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं और हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ जुड़िए?
और देश की तस्वीर को बदल दिया जाए। क्या ऐसा कुछ है? हालांकि अगर हम चर्चा करें इन विधानसभा चुनावों की, तो महाराष्ट्र में एनडीए की स्थिति ठीक नहीं है, झारखंड में उनकी स्थिति ठीक नहीं है, हरियाणा में उनकी स्थिति ठीक नहीं है, और अब तो जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने हैं, लद्दाख में भी चुनाव होने हैं। वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जहां 370 हटाने के बाद जहां राहत की बात की जा रही है उन राज्यों में, वहां भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने प्रतिनिधि, अपने प्रत्याशी भी नहीं उतारती है। वो बार बार मणिपुर का नाम लेते हैं। चुनाव से पहले वो मणिपुर जा चुके हैं, चुनाव से ठीक पहले उन्होंने वहां से यात्रा शुरू की, न्याय यात्रा। अब वो फिर तीसरी बार वहां पहुंचने जा रहे हैं। मैंने पूरे देश भर में, मैं फिर वही बात कर रहा हूं, पूरे देश भर में जो पीड़ित है, शोषित है, दबा है, कुचला है, उनके साथ अपने आप को खड़ा करके एक ऊंचाई को और ऊंचा करने की कोशिश, कि वो ऊंचाई इतनी ज्यादा हो जाए, वो फासला इतना ज्यादा हो जाए कि वहां तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बीजेपी और एनडीए पहुंच ही नहीं सके। ये संभवतः मुझे जहां तक लगता है कि ये रणनीति वहीं जा रही है, उसी दिशा की ओर। और अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी तो ठीक है, एक लीडर चाहिए नैरेटिव खड़ा करने के लिए पब्लिक के बीच में जा करके। लेकिन यहां मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो काम, जितनी भाग दौड़, जो आक्रामक तेवर राहुल गांधी दिखा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे दिखा रहे हैं, और हाल ही में सोनिया गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जो अपनी जीवन यात्रा का उल्लेख किया, जिस तरह से उन्होंने मोटिवेट किया है, प्रियंका गांधी जिस तरह से लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, नेता, बड़ा नेता, जिसमें कि गोगोई भी हैं, और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के जो लीडर हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से अखिलेश हों, अखिलेश यादव हों, चाहे वो पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी हों, ये सभी लोग मिलकर के इंडिया गठबंधन को एक नई दिशा में, एक नए तेवर के साथ आगे ले जाने की कोशिश में है। और उनकी कोशिश लगातार, ऐसा लगने लगा है, ऐसा दिखने लगा है कि वो अपनी कोशिश में धीरे धीरे ही सही, लेकिन कामयाब होते दिख रहे हैं। लेकिन अभी लड़ाई बहुत टक्कर की है, जाना सफर थोड़ा लंबा है, और इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो समूचे गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को, और खास तौर पर कांग्रेस को राज्य दर राज्य संगठनात्मक मजबूती प्रदान करने की जरूरत है। जहां जहां भी, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दोनों जगहों पर कांग्रेस का संगठनात्मक जो ढांचा है
वो बहुत मजबूत नहीं है। यही वजह है कि 89 के बाद से उत्तर प्रदेश से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, तो लगभग 30 साल से गुजरात में बीजेपी सत्ता में है। और आने वाले समय में अगर राहुल गांधी अपने बब्बर शेरों को अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो साथ ही साथ कांग्रेस लीडरशिप को अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक समयबद्ध, चरणबद्ध कार्यक्रम देना होगा, ताकि वो लगातार, जैसे राहुल गांधी सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, उस तरफ से एक एक कार्यकर्ता अगर जिस दिन सड़क पर उतर जाएगा तो निश्चित तौर पर तस्वीर बदल जाएगी। और इसी कोशिश में राहुल गांधी लगे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को यह अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि राज्यों में कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा जो है वो लंबे समय तक सत्ता से दूर रहने की वजह से वो कुछ चरमरा गया है, कमजोर हो गया है। इसीलिए वो बार बार अपने कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कह करके बुलाने लगे हैं, टाइगर कह के बुलाने लगे हैं। उनमें वो आत्मविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर खड़े हो जाओगे, आप अगर लड़ोगे तो आप ही जीतोगे। ये काम राहुल गांधी बड़ी मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। अब जरूरत सिर्फ इस बात की है कि उनका जो ये मिशन है, उस मिशन में कार्यकर्ता अगर वाकई डट करके खड़ा हो जाए तो इस देश की तस्वीर बदल सकता है। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसा करने में सक्षम हो पाएंगे? अपनी ऊर्जा को आपसी मनमुटाव में व्यर्थ जाया करने की बजाय अपने नेता के साथ कंधे से कंधे मिला करके क्या वो दौड़ सकेंगे? क्या वो ललकार सकेंगे? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने तो ये दिखा दिया है कि उसके अंदर ये दमखम है, लेकिन क्या कांग्रेस के पास भी वो दमखम है? क्या वो दमखम बिहार में है? क्योंकि बिहार में अगर वो थोड़ा सा भी दमखम होता तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था। तेजस्वी इंडिया गठबंधन के हिस्सा जरूर रहे, लेकिन उनकी दोस्ती अखिलेश यादव जैसी दोस्ती नहीं दिखी इस चुनाव में। तो अब भी वक्त है, अब वक्त आ गया है। ये लड़ाई करो या मरो की है, और इस करो और मरो की लड़ाई में कांग्रेस को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलना ही होगा। इसके लिए वो जितनी जल्दी तैयार हो जाते हैं उतना ही बेहतर होगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। एक विनती के साथ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करेंगे। एक बार फिर से नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।